अब ये नेक्स्ट हमारे पास हैं पास्ट ऑस्पीज़ की कुछ पिक्चर्स वगैरह, या उनमें से जो क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं पास्ट ऑस्पीज़ में वो सारे हैं। ठीक है, सबसे पहले आइसबर्ग फिनोमेना की किसी भी तरह की पिक्चर आ सकती है, इस तरह की भी, इस तरह की भी। ठीक है, तो इस तरह सारी। अब इसमें देखते क्या है हम, कि जो हमारे पास टिप होती है, क्लिनिकल केसेस इन कम्युनिटी जितने भी होते हैं उसको शो करता है। सबमर्ज्ड पोर्शन होता है जो हमारे पास लाइन के नीचे होता है, ये वाला। ठीक है, ये क्या शो करता है, लेटेंट इन अपरेंट प्री सिम्टोमेटिक कैरियर अनडायग्नोज केसेस को। और जो डॉटेड लाइन होती है, ठीक है, ये वाली या ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन, ये क्या हमारे पास शो करती है, विजिबल और हिडन केसेस को डिवाइड करती है, डिमार्केट करती है। उसके बाद हमारे पास है डिजीज़ेज़। अब जो हो सकते हैं जिनमें हमारे पास ये आइसबर्ग फिनोमेना फॉलो हो सकता है, वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, पोलियो, कोविड-19, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी सी। काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि अनडायग्नोज रह जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डिटेक्टिंग हिडन केसेस है तो डिक्रीज मोर्बिडिटी, डिक्रीज मोर्टेलिटी, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिक्रीज डिसेबिलिटी एंड डिक्रीज स्प्रेड। अब ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि पास्ट ऑस्पीज में पूछे हुए हैं ऐसे रिलेटेड, और वो डायरेक्ट ऑस्पी का पेज इसलिए नहीं लगाया कि उसमें बहुत सारे रिपीट हो रहे होते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद ऑस्पी में पूछा हुआ था अल्माटा डिक्लेरेशन फॉर पीएससी, तो इसमें ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये सारे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास ये पिक्चर्स हैं, ये क्या शो कर रही हैं, तो ये हमारे पास टर्शियरी प्रिवेंशन या फिर रिहेबिलिटेशन को शो करती हैं। अब इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, मेडिकल रिहेबिलिटेशन, सोशल या फिर वोकल रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास रहता है ईपीआई। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला हमारे पास टेबल है ना, ये तो हमने सीएफआरसी में सारा डिस्कस किया था। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक बच्चा है, अननोन वैक्सीनेशन हिस्ट्री है उसकी, ठीक है, हमारे पास 14 वीक ओल्ड है, तो उसकी वैक्सीनेशन कैसे करेंगे कि जिस टाइम पे वो आया, जैसे मतलब 14 वीक्स पे, तो उस पर ओपीवी 1 देंगे, बीसीजी देंगे, पेंटावेलेंट 1 देंगे, पीसीवी 1 देंगे और रोटा 1, ये सारी उस टाइम पे उस बच्चे को दे देंगे। उसके बाद 1 मंथ के बाद मतलब 18 वीक्स पे ओपीवी 2 देंगे, पेंटावेलेंट 2 देंगे, पीसीवी 2 और रोटा 2। ठीक है, फिर 1 महीने बाद 22 वीक्स पे ओपीवी 3 दे देंगे, आईपीवी अब यहाँ पे ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट 3 और पीसीवी 3, अब रोटा नहीं देंगे। उसके बाद 9 मंथ्स पे MR1 टाइफाइड और IPV 2, और आफ्टर 15 मंथ्स MR2 देंगे। उसके बाद हमारे पास जो पास्ट ऑस्पीज़ में वैक्सीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे, पोलियो वैक्सीन हमारे पास ओपीवी भी होती है, आईपीवी भी होती है। ओपीवी ओरली देंगे, पारेंटली आईपीवी देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सेबिन, और ये होती है सॉक। ठीक है, ये चीपर होती है, ये कॉस्टली होती है। इसको -20 डिग्री पे हमने रखना होता है, स्टोर करना होता है। और ये +8 से +2 से +8 ज़्यादातर हमारे पास +4 बोलते हैं। ठीक है, तो +4 पे रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी के बारे में पूछा, पुलिस को भी इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि 2/3 ऑफ द कम्युनिटी को इम्यूनाइज कर देते हैं, तो बाकी की 1/3 जो होती है वो भी सेव हो जाती है। उसको मीजल वैक्सीन से रिलेटेड, MMR से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। तो प्रिवेंट आउटब्रेक अगर करना है तो किस तरह से, अगर कोई केसेस आ रहे हैं तो उसको नोटिफाई करना है, आइसोलेट कर देना, और पेशेंट्स को हेल्थ एजुकेशन देनी है, इम्यूनाइजेशन मैस कैंपेन स्टार्ट करनी है फॉर मीजल वैक्सीनेशन। उसके बाद ओनली ओरल वैक्सीन जो कि हम HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, वो मीजल वैक्सीन होती है। मीजल वैक्सीन के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स अगर देखें तो डायरिया, नमोनिया, ऑटिटिस मीडिया, फेब्राइल कन्वर्जेंस। उसके बाद वैक्सीन इफेक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज़। ठीक है, अब एक हमारे पास वैक्सीन होती है, उसमें 2-3 डिजीज़ के अगेंस्ट जो हमारे पास इम्यूनाइजेशन में प्रेजेंट होती है, उसको हम, जिसमें एग्जांपल है DPT की, जिसको हम बोलेंगे ट्रिपल वैक्सीन। उसके बाद कुछ एक ऐसी वैक्सीन होती है जो कि सेम डिजीज़ के डिफरेंट स्ट्रेंस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, जैसे कि OPV, ये ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है। इसमें टाइप 1, 2, 3, ठीक है, ये हमारे पास इन तीनों पोलियो के अगेंस्ट, स्ट्रेंस के अगेंस्ट ये वैक्सीन हमारे पास इफेक्टिव होती है। अब कुछ वैक्सीन जो कि सेंसिटिव टू हीट होती हैं, BCG, OPV और मीजल्स होती हैं। जो सेंसिटिव टू कोल्ड होती है, उसमें हेपेटाइटिस B और DPT आती है। अब ये हमारे पास ना ये वैक्सीन के ऊपर लगा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ये हीट सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसमें इसका कलर चेंज होता है, बीच में स्केल होता है ना, जब ये हीट से एक्सपोज होता है बहुत सारे टाइम के लिए, तो ये कलर चेंज होता है। तब ये इसमें होगा क्या कि अगर स्टेज 1, ठीक है, अब इसमें ये लाइट कलर्ड है। ठीक है, इनर जो स्केयर है वो बहुत लाइट है एज़ कम्पेयर टू आउटर सर्कल, तो ये हमारे पास ठीक है, इसमें हीट एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, हम ये वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। अब लेकिन अगर ये हमारे पास क्या हो गया कि इनर स्केयर इज स्टिल लाइटर देन द आउटर सर्कल बट नॉट वाइट, वाइट नहीं रह गया है। ठीक है, इसमें वाइट हो गया, इसमें वाइट नहीं रह गया लेकिन लाइट है अभी भी। तो अब ये है कि इसको हम ज़्यादा देर तक रखेंगे नहीं, अब इसको हम फ़ौरन यूज़ कर देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक रखेंगे तो फिर ये यूज़ के काबिल नहीं रहेगी। उसके बाद है हमारे पास क्या होगा कि इनर स्केयर कलर मैच करेगा आउटर सर्कल से। ठीक है, अब उसके ऐसा बिल्कुल हो गया है, तो अब इसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, इसकी पोटेंशियल ख़त्म हो गई है। स्टेज 4 में क्या होगा कि अब जो इनर है वो डार्क हो गया है एज़ कम्पेयर टू आउटर सर्कल, तो अब इसको तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है, ये बिल्कुल डैमेज हो चुकी है वैक्सीन। नेक्स्ट हमारे पास जो वैक्सीन हम ऊपर हमने जो ये वाला टेबल छोड़ा है ना, जो हमने CFRC में किया था। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हमने पढ़ा था कि कौन सी जो वैक्सीन होती है IM देते हैं, कौन सी हम देते हैं, सब डिटेल्स वगैरह। ठीक है, तो अब क्या है कि जो 1 पे हमारे पास हो रहा है इंट्रामस्कुलर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पेंटा दे सकते हैं, PCV, टेटनस टॉक्सिक, इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस जो है वो मीजल्स दे सकते हैं। अब जो इंट्रावेनस, ये 3rd पे IV हमारे पास हो रहा है, इसमें कोई भी वैक्सीन नहीं देते। ठीक है, IV कोई भी वैक्सीन नहीं देते। और एंड पे इंटरडर्मल जो हमारे पास हो रहा है वो BCG वैक्सीन के लिए है। अब इसमें एक केस दिया हुआ था पास हॉस्पिटल में कि एक वार्ड में नर्स को एक्सीडेंटली हेपेटाइटिस B पेशेंट जो है उसे उसकी सिरिंज गलती से प्रिक हो गई है, और नर्स को पहले से हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी नहीं थी। तो अब क्या करेंगे कि ये आंसर
कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लेना है। उसके बाद अब जो हमारे पास जो BCG वैक्सीन है, ठीक है, BCG वैक्सीन है, अब इसको जो देते हैं ना वो ट्यूबरकुलेंस सिरिंज देते हैं और इसको स्टोर करना होता है लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस पे, रेफ्रिजरेटर में भी हो सकता है। सबक्यूटेनियस देते हैं जब देंगे एब्सेस फॉर्म होगी, ठीक है, अगर सबक्यूटेनियस देंगे, और अगर हाई इन था आर्म देंगे तो फिर टेंडर लिफ्ट और इलाजमेंट हो सकती है। नॉर्मल सेलाइन इसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है, इसमें ऐड करते हैं नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं और फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद विदिन 3 आवर्स इसको यूज़ करना होता है। BCG के एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो ऑस्टियोमाइलाइटिस डिसेमिनेटेड BCG इन्फेक्शन हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन जब BCG नहीं देनी तो एक्जिमा अगर है, डिफ्यूज एक्जिमा है पेशेंट को, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, प्रेगनेंसी, HIV में BCG नहीं देनी। अब कुछ ऐसी वैक्सीन है जिनको कोल्ड में रख सकते हैं लेकिन उनको फ्रीज़ नहीं करना होता, वो है पोलियो, मीजल्स, BCG। अब कुछ वैक्सीन हैं जिनको कोल्ड में रख सकते हैं, जिनको कोल्ड में रख सकते हैं और वो अलाउड टू फ्रीज़ है, ठीक है, इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, पोलियो, मीजल्स, BCG। अब कुछ वैक्सीन है जिनको कोल्ड में रख सकते हैं लेकिन फ्रीज़ नहीं कर सकते, उसमें DPT है, टाइफाइड है। उसके बाद ये येलो फीवर वैक्सीन, इसको 17D वैक्सीन भी कहते हैं, 0.5 ml सब पीने से देते हैं, डेल्टॉइड में देते हैं। अब इसकी जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी स्टार्ट होती है जब वैक्सीन लगवाए हुए 10 दिन गुजर चुके हों और रीवैक्सीनेशन करवानी होती है एंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट पे। अब ये हमारे पास ना पूरा एक सिनेरियो आया हुआ था कि जी उम्रा पे कुछ लोग जा रहे हैं तो उनको एजुकेट करना है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के बारे में, तो वो सारा कुछ ये पढ़ लेना है। अब ये हमारे पास टेटनस टॉक्साइड है, ठीक है, इसको 4 से 10 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। 250 to 500 इंटरनेशनल यूनिट्स की एक डोज होती है और 30 डेज़ की प्रोटेक्शन होती है इसकी। अब इसमें देखें ना, अगर तो अनइम्यूनाइज्ड अगर प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसको 2 डोजेज लगती हैं। फर्स्ट डोज अर्लियर पॉसिबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, और सेकंड डोज लगेगी फिर एटलीस्ट 1 मंथ लेटर। अब हमारे पास अगर चाइल्ड बियरिंग एज की जो नॉन प्रेग्नेंट वीमेन होती है 15 to 45 ईयर्स, उसमें ये 5 डोजेज लगती हैं, ठीक है, किसी भी टाइम लगेगी पहले, ठीक है, अब पहले के 1 महीने बाद दूसरी डोज लगेगी, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, ठीक है, और फिर 1 साल बाद, ये सारी इस तरह से 5 डोजेज कंप्लीट होंगी। अब इंडिकेशंस क्या है कि पर्सन पहले बिल्कुल कभी इम्यूनाइज हुआ ही नहीं टेटनस से, ठीक है, तब दे सकते हैं। पर्सन विद कंटेमिनेटेड वूंड्स, अगर कंटेमिनेटेड वूंड होगा तो तब टेटनस का इंजेक्शन लगता है। और जिस मदर की इम्यूनाइजेशन नहीं हुई, उसका जो बच्चा पैदा होगा, प्रेग्नेंट फीमेल है अगर और उसकी इम्यूनाइजेशन नहीं हुई, उस बच्चे को भी फिर वैक्सीन देनी है। DPT अब जो हमारे पास होती है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, प्लेन होती है और एब्जॉर्ब विद ALOS थ्राइस। इसको 4 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके फीवर, स्वेलिंग, पेन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। ये जो हमारे पास है ना कोल्ड चेन बॉक्स है, इसमें सारी हमारे पास जो वैक्सीन जिनको कोल्ड रखना होता है वो होती हैं। अब इसके बाद हमने शेक टेस्ट करना होता है, इसमें से जब वैक्सीन निकालते हैं, अब इसका क्या है कि कोल्ड चेन से जब वैक्सीन को निकालेंगे तो उसको अच्छे से शेक करेंगे। अगर टर्बिडिटी या फ्लोकुलेशन डेवलप होती है तो इसका मतलब है कि वैक्सीन को यूज़ नहीं करना और उसको डिस्कार्ड कर देना है। अब ये हमारे पास है फ्रिंजियल डिप्थेरिया, ठीक है। अब इसमें अगर चाइल्ड बिल्कुल इम्यूनाइज नहीं हुआ पहले, अगर EPI नहीं है, ठीक है, वरना तो EPI में DPT की हमारे पास होती है वैक्सीन डिप्थेरिया की, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम जिस टाइम पे पेशेंट बच्चा आया है हमारे पास उसी टाइम DT1 लगाएंगे और उसके 4 हफ्ते बाद 2 और फिर 6 महीने या 1 साल के बाद बूस्टर डोज। अब ये हमारे पास है रेबीज़ वैक्सीन, ठीक है। अब रेबीज़ वैक्सीन का देते कैसे, 1 ml देते हैं, इंटरमस्कुलर देते हैं, उसी दिन देंगे, 3 दिन बाद देंगे, फिर 7वें दिन पे, फिर 14वें दिन पे, फिर 28 दिन पे, और फिर एक बूस्टर डोज लगती है ऑन 90th डे, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ रेबीज़ वैक्सीन जो होती है वो बस नर्वस टिश्यू वैक्सीन होती है, डक एंटियो वैक्सीन होती है। अब एक्सपोजर नहीं हुआ जिन लोगों को, ठीक है, और उनको रेबीज़ वैक्सीन की ज़रूरत होती है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, एनिमल हैंडलर हो सकते हैं, वेट्स हो सकते हैं, हमारे पास वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स होते हैं, लैब्स आर वर्किंग विद रेबीज़ वायरस। अब ये हमारे पास जो ग्राफ है ना, ये शो कर रहा है ए में ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है और जो बी हमारे पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। सेकेंडरी जो है ना शॉर्ट लेटेंट पीरियड होता है, रैपिड एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद अबंडेंट एंटीबॉडीज़ बनती हैं इसमें, ये देखो यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करते हैं एंटीजन कह लें, ठीक है, तो ये प्राइमरी के बाद देखें बहुत देर बाद डेवलप होने, लेकिन जब सेकेंडरी है तो ये फ़ौरन ही एंटीबॉडीज़ पीक पे चले गए हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास ये एक ग्राफ है। अब ये हमारे पास किसी टेस्ट के बारे में है, कोई भी टेस्ट लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो केसेस हैं, ठीक है, और ये हमारे पास जो पॉजिटिव आने चाहिए थे। अब ये जो ये कट ऑफ बीच में वैल्यू है, अब जो इस साइड पे केसेस आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास ए में शो करें फॉल्स नेगेटिव्स को, ठीक है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, सॉरी ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं। अब ये नॉर्मल इंडिविजुअल थे लेकिन इनका टेस्ट जो हमारे पास है वो आ रहा है तो ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव्स हैं, और ये जो हमारे पास हैं प्रोस्टेट कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, ये वाले, ठीक है। अब ये वाले सारे, अब ये हमारे पास जो इधर ऐड हो रहे हैं बी में, ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स थे, ये सारे जो इस ट्रायंगल में हैं ये फॉल्स पॉजिटिव है हमारे पास, और जो इस ट्रायंगल में आ रहे हैं ये सारे फॉल्स नेगेटिव हैं, क्योंकि ये सारे हमारे पास नॉर्मल थे इधर से इस कट ऑफ से इधर इधर, लेकिन ये हमारे पास आ रहे हैं नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास जो होता है ना सैंपल कलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो हॉस्पिटल में आया हुआ था ये हमारे पास कन्वीनियंस सैंपल उन्होंने बोला हुआ है, लेकिन हमारे पास ये जो 4 टाइप्स होती है ना सैंपल की, ये है सिंपल रैंडम, ठीक है। इसमें रैंडमली कोई भी बंदा कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिस्टेमिक होता है, इसमें क्या होगा कि एक को छोड़ के एक को
इस तरह से, ठीक है। एक सिस्टमिक हम कलेक्शन करेंगे सैंपल की, उस पर स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है। एक इधर से ले लिया, फिर इधर से ले लिया, फिर इधर से, ठीक है। क्लस्टर सैंपल क्या होता है कि अब ग्रुप्स हैं तो ये इस क्लस्टर का ले लिया, इस क्लस्टर का ले लिया, ठीक है। कन्वीनियंस सैंपल वो होता है जिसमें कुछ जो ग्रुप होता है जो कन्वीनियंटली हमारे पास अवेलेबल होता है, उसको अप्रोच करना बहुत आसान होता है, तो उनको जब हम उनसे सैंपल लेंगे तो वो कन्वीनियंस सैंपल होता है। ये हमारे पास BHU की पिक्चर है, उसके बाद ये हमारे पास होता है हेल्थ केयर के लिए जो हमारे पास हायरार्ची होती है, इसमें हमारे पास सबसे नीचे आते हैं BHU RC वगैरह, उसके बाद हमारे पास इस तरह से ऊपर मूव करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। अब ये हमारे पास 3 सिंबल्स होते हैं, ये में ये हमारे पास होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल को शो करता है, बायो हैजर्ड या इन्फेक्शियस मटेरियल को, और ये हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल को शो करता है। ये हमारे पास है प्लानिंग साइकिल ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद ये हमारे पास होता है शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें सेंडर होता है मैसेज के चैनल और रिसीवर, और फिर इसमें फीडबैक होता है। गुड मैसेज के सारी बातें हैं, ये सारी देखनी है, उसका 5 क्वेश्चन है। उसके बाद है सपोर्टिव बिहेवियर में क्या होता है, डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग। अब ये हमारे पास है सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, ये भी वही है, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास इसकी ये सारी लेवलिंग है, ठीक है, ये देखनी है इसमें सैंड बेड की, ठीक है, और ये डेंटल केरीज है। उसके बाद हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड था क्वेश्चन, तो उसमें गैसेज कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, CO2, NO2, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह। अब जो एक टॉलरेट कर सकते हैं हम डेली एक्सपोजर टू नॉइज़ वो 85 डेसिबल है, जिसमें हमारे पास कोई हियरिंग लॉस भी नहीं होगा। ये मेरे पास है सेप्टिक टैंक, ठीक है, इसके ये सारे यहाँ पे ये इनलेट है, ठीक है, 2 आउटलेट शो हो रहा है, बाकी सारी लेवलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। ये अब हमारे पास है क्लोरीनेशन का रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो A पॉइंट है ये फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामिन्स, यहाँ पे क्लोरामिन्स बने जब हमने क्लोरीन ऐड की। उसके बाद B पे हम क्या ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरामिन्स, अब क्लोरामिन्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं और ये ब्रेक पॉइंट ऑफ क्लोरीनेशन आता है। अब जो रेजिडुअल क्लोरीन चेक करने के लिए ऑर्थोलीडिन टेस्ट होता है, ठीक है, ये सारे स्टार्चेस वगैरह ये, और रेजिडुअल क्लोरीन जितनी होनी चाहिए वो 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अब ये हमारे पास वेल्स को शो करें हम, ठीक है, ये हमारे पास होता है शैलो वेल को शो करें, इसी पॉइंट पे जो है ये हमारे पास जो इस एक लेयर के बाद अंदर जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर जो रह रहा है, ठीक है, वो हमारे पास है शैलो, और ये बिल्कुल जो नीचे चले जाता है वो हमारे पास आता है डीप। उसके बाद कोन फिल्ट्रेशन होती है, इमेजिनरी इन्वर्टेड कोन विच हैज़ 4 टाइम डायमीटर देन द डेप्थ ऑफ द वेल, द एरिया अराउंड वेल यूजुअली कंटेन्स द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अब जो कैलकुलेशंस हैं, इसमें हमारे पास है क्रू डेथ रेट, ठीक है। क्रू डेथ रेट कैसे, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ प्लेस इन अ ईयर, उसको डिवाइड करेंगे मेजर पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक डिजीज़ या डिजीज़ स्पेसिफिक, अब इसमें किसी एक डिजीज़ से जितनी डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, और मिड ईयर पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 1000 से। टाइम स्पेसिफिक, टाइम पीरियड स्पेसिफिक में क्या है कि अगर हमारे पास वीक में दिया हुआ हो, अगर जो डेथ्स हैं तो एक वीक में कितनी डेथ्स हो रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई इसी तरह से। उसके बाद होती है हमारे पास केस फर्टिलिटी रेट, इसमें टोटल नंबर ऑफ डेथ हो रही हैं किसी एक डिजीज़ की वजह से और उस डिजीज़ के टोटल केसेस कितने थे, ठीक है, उसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब फॉर स्पेसिफिक डिजीज़, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज इन अ ईयर, नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज इन अ ईयर। अब ये हमारे पास था केस फर्टिलिटी रेट या रेशो, ठीक है, और ये है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट में नंबर ऑफ डेथ्स आ जाएगा और जो हमारे पास केस फर्टिलिटी रेट है उसमें नंबर ऑफ केसेस आ जाएगा नीचे, ठीक हो गया। उसके बाद ये सारे हमारे पास फार्मूलाज हैं तकरीबन। उसके बाद इंसिडेंस है, ये सारे ऊपर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कभी भी नहीं है। इंसिडेंस है नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क इन 2000। उसके बाद हाँ ये अटैक रेट होता है, इसमें प्राइमरी अटैक रेट होता है और सेकेंडरी अटैक रेट होता है। इसमें अब एक बात होती है कि प्राइमरी जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क, उनको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब हमारे पास जो सेकेंडरी होता है ना, अब इसमें जब हमने कैलकुलेट करना होता है तो हमने न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने जो प्राइमरी केसेस होते हैं वो इंक्लूड नहीं करने होते, ठीक है। अब जैसे कि 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके 4 बच्चे हैं, सस्पेक्टेड डिजीज़ हैं जैसे कि मीजल्स। अब क्या है कि इसमें 2 सेकेंडरी केसेस हैं हमारे पास, ठीक है, एक बच्चे को हुआ था मीजल्स, ठीक हो गया, ये ऊपर लिखा हुआ था प्राइमरी केसेस एक्सक्लूडेड, देयर इज अ प्राइमरी केस, ठीक है, प्राइमरी केस आ गया और उसके कुछ टाइम बाद 2 सेकेंडरी केसेस आए, ठीक है, जो बाकी बच्चे थे उनमें। अब सेकेंडरी अटैक रेट कैसे करेंगे कि अब जिस बच्चे को जो पहले था ना प्राइमरी केस, अब इसको कैलकुलेट इसमें ऐड नहीं करेंगे हम, इसमें हम सिर्फ जो हमारे पास सेकेंडरी अटैक में केसेस आए थे 2 बच्चों को जिनको बाद में हुआ था सिर्फ उनको ऐड करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ एक्सपोज या फिर ससेप्टेबल कंटेक्ट्स, टोटल तो 3 थे जिनको हो सकता था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। उसके बाद हमारे पास ये 2/2 टेबल होता है, ठीक है, इसमें इंसिडेंस अगर हम निकालेंगे तो अमंग स्मोकर्स, अब अगर लंग ड्राइव की इंसिडेंस हमने निकालनी है, अमंग स्मोकर्स अगर निकालेंगे तो टोटल स्मोकर्स हैं, ठीक है, हमारे पास जिन स्मोकर्स हैं और उनको लंग कैंसर भी है, ठीक है, तो ये हमारे पास हैं टोटल 70, लेकिन टोटल स्मोकर्स कितने हैं A+B, तो इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे। और नॉन स्मोकर्स भी इसी तरह से C, ठीक है, इसको है ना लंग कैंसर, नॉन स्मोकर है, लेकिन टोटल नॉन स्मोकर हमारे पास ये सारे हैं। उसके बाद हमारे पास ये रेशो होती है रिस्क रेशो, इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज, उसको डिवाइड पे करते हैं इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज।
ये अगर इक्वल टू 1 होगी तो कोई एसोसिएशन नहीं है कॉज इफेक्ट में, मोर देन 1 है तो पॉजिटिव एसोसिएशन और लेस देन 1 है तो नेगेटिव एसोसिएशन। एट्रीब्यूटेबल रिस्क और रिस्क डिफरेंस होता है, ये देख लेना है। उसके बाद इसकी ये इंटरप्रिटेशन है। अब अगर कोई टेस्ट है हमारे पास, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, उसमें उसका अब डाटा जो इंटरप्रेट करना है। सेंसिटिविटी क्या है, एबिलिटी टू डिटेक्ट द ट्रू केसेस। अब कितने ट्रू केसेस वो टेस्ट हमारे पास डिटेक्ट कर रहा है, वो सेंसिटिविटी है, ठीक है। अब इनमें ये वो पेशेंट है जिसको डिजीज़ भी है और उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया, ठीक है, लेकिन हमारे पास इन सब का टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए था लेकिन इसका नहीं आया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास A/A+C × 100, ये हमारे पास सेंसिटिविटी हो जाएगी। स्पेसिफिसिटी इसी तरह से एबिलिटी टू एक्सक्लूड नॉन डिजीज़, ठीक है। तो अब सिर्फ इसका नेगेटिव आना चाहिए, इसको डिजीज़ भी नहीं है, टेस्ट नेगेटिव भी आया, ये ठीक बात है, ठीक है। लेकिन अब इसमें बस इसमें क्या होगा, D/B+D, क्योंकि अब इसका टेस्ट पॉजिटिव आया लेकिन इसको डिजीज़ तो नहीं था, ठीक है। तो इन सब में से सिर्फ इनको डिटेक्ट किया इसने। उसके बाद होती है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। इसमें क्या है, A/A+B, A/A+B। अब इसमें है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव कितने सही इसने प्रिडिक्ट किए, ठीक है, A/A+B। और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है उसमें है D/C+D। अब ये सारे नेगेटिव हैं लेकिन ये तो सही डिटेक्ट हुए ना, ये तो नेगेटिव नहीं आने चाहिए थे, तो D/C+D। उसके बाद फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव की परसेंटेज निकालनी होती है। फॉल्स पॉजिटिव में C/A+C है, C/A+C, ठीक हो गया। और फॉल्स पॉजिटिव में B/B+D। यील्ड है नंबर ऑफ न्यू केसेस डिटेक्टेड, उसको डिवाइड करेंगे कितनी पॉपुलेशन को स्क्रीन किया था और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से।